चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन काफी ट्रिकी टाइप का है थोड़ा सा, तो ये समझ भी लेते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। इफ यू फोकस हियर केयरफुली, नॉर्मलाइजेशन बेसिकली डेटाबेस में डुप्लीकेशन कम करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये वाले पार्ट को, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है। पहले मेरे पास एक ही टेबल था और एक ही टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे। एक टेबल बहुत बड़ा टेबल था और इसमें क्या हो रहा था, डुप्लीकेट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा आ रहे थे। ठीक है, तो ये डुप्लीकेशन एलिमिनेट करने के लिए, ये डुप्लीकेशन कम करने के लिए, हटाने के लिए हम लोगों ने डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज करने का मतलब एक टेबल में से हम लोगों ने मल्टीपल छोटे छोटे अलग अलग टेबल बना दिए और ये सारे टेबल को आपने रिलेशन में डाल दिया, प्राइमरी की फॉरेन की वाला रिलेशन में। तो उससे क्या होगा, आपका डेटाबेस में डुप्लीकेशन कम हो गया, या रिडंडेंसी कम हो गया और आपका डेटा और बेटर हो गया। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन के आपके मल्टीपल अलग अलग टाइप रहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपको वही दिया हुआ है, देखो, नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस इज एसेंशियल एंड वाइडली यूज कंसेप्ट। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन। डेटाबेस में से जितना आप डुप्लीकेशन कम करेंगे, आपका डेटाबेस उतना ही बेटर होता है। तो डेटाबेस में से डुप्लीकेशन कम करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थ्रू दिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस इज द प्रोसेस इन विच वी ऑर्गेनाइज डेटा इन अ मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी इन अ प्रेजेंट रिलेशन। डेटाबेस में, डीबीएमएस में रिलेशन का मतलब टेबल होता है। रिलेशन का मतलब टेबल होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक टेबल में से मैं अगर डुप्लीकेशन कम कर दूं, सो यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, अगर आप ये लिखते हो ना, काफी टेक्निकल साउंड करेगा। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी इन अ प्रेजेंट रिलेशन। आप डीबीएमएस में जहां पे भी आपको टेबल लिखना है, आप टेबल के जगह पे रिलेशन लिखोगे। सो वी, और इससे क्या होगा, आप एनोमलीज मतलब ऐड अपडेट डिलीट मॉडिफाई में जो कंफ्यूजन आता है, प्रॉब्लम आता है, उसको भी आप हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या, सपोज कि मैंने कॉलेज डेटाबेस बनाया है और आप सबका डेटा मैंने 4-5 बार अलग अलग प्लेस पे रख दिया है। ऐसा समझो कि आपका नेम मोबाइल नंबर मैंने स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल में, एडमिशन टेबल में, एग्जाम टेबल में, देन इवेंट्स वाले टेबल में, कॉलेज इवेंट्स वाले टेबल में, ऐसे 4 टेबल में मैंने आपका नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल डाले हुए हैं। अब फ्यूचर में अगर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर अपडेट कराना है, चेंज करना है, तो क्या होगा, मैं आप जब कॉलेज को रिक्वेस्ट डालोगे तो कॉलेज को आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है, वो एक नहीं, चार चार लोकेशन पे चेंज करना पड़ेगा। और ये चार में से अगर कोई भी लोकेशन पे कॉलेज आपका डेटा अपडेट करना अगर भूल गया या मिस हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो डेटाबेस है उसमें अभी इंटीग्रिटी लॉस हो गया। मतलब मुझे आपका मोबाइल नंबर एक टेबल में, आपका पुराना मोबाइल नंबर मिलेगा, दूसरे टेबल में मुझे नया मोबाइल नंबर मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ी समझेगा कौन सा नया, कौन सा करंट है, कौन सा पुराना वाला मोबाइल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब मल्टीपल लोकेशन पे एक सेम डेटा स्टोर करते हो, तो वो डेटा को अपडेट या मॉडिफाई करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर एक ही कॉपी बना के रखो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स का एडमिशन टेबल जो है ना, उसी में स्टूडेंट्स का बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब रखा हुआ है। तो फ्यूचर में अगर मुझे कोई एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है, तो मुझे 4-5 अलग अलग टेबल में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, मैं खाली एक जो उनका एडमिशन टेबल है उसमें ही चेंज करूंगा। और ये वाला टेबल, इसमें रोल नंबर जो है ये प्राइमरी की होगा और बाकी सारे टेबल में रोल नंबर की फॉरेन की होगा। तो जैसे ही मैंने एक टेबल में चेंजेस किया, तो उससे लिंक्ड, उससे उसके रिलेशन में जितने भी दूसरे टेबल है जिसमें रोल नंबर फॉरेन की है, वो सब में भी ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए, है ना। तो ये आपका पहले जो अपडेट या डिलीट एनोमलीज थे ना, ये अपडेट या डिलीट एनोमलीज या प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन वो सॉल्व हो गए। ओके, सो टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स, ये आपके डिफरेंस दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन यही बता रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे।
कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉइस कोड फॉर नॉर्मल फॉर्म, और उसमें हर एक का सूटेबल एग्जाम्पल देना है। ये एनएफ कुछ भी नहीं है, गिव सूटेबल एग्जाम्पल, ये यहाँ से मैं ऐसे हटा सकता हूँ। तो कंपैरिजन दो और उनका सूटेबल एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इफ अ टेबल हैज नो रिपीटेड ग्रुप, that means it's in first normal form. If a table is in first and every non-key attribute is fully dependent on the primary key, then it is in a second normal form. मैं अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कंपैरिजन हो गया, तो ये कंपैरिजन हो गया, और नीचे आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास एक टेबल हम लोगों ने बनाया था। अब ये टेबल में क्या था मेरे पास, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और देन वी हैव स्टूडेंट नेम। तो मतलब ऐसे समझो कि ये मेरा स्टूडेंट आईडी है और ये स्टूडेंट नेम है। यहाँ पे ये जो टाइटल दिया है ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, बिकॉज अगर स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट आईडी आना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय नेम आना चाहिए ना, या तो स्टूडेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आना चाहिए या रोल नंबर आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे अभी ये फर्स्ट स्टूडेंट है जिसका नाम जॉन है, उसका ये फोन नंबर है। देन ये सेकेंड स्टूडेंट है जिसका नाम क्लेयर है और उसके दो मोबाइल नंबर है। तो अब आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि ये आपका टेबल जो है ना, ये टेबल का एक सेल है ना, ये टेबल का एक सेल है। एक सेल में एक ही वैल्यू रहना चाहिए, एक सेल में एक ही एट्रीब्यूट रहना चाहिए, दो एट्रीब्यूट नहीं रहेंगे। समझ में आया? इसका मतलब कि अगर कोई एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है तो एक ही सेल में, एक ही टेबल में, एक ही सेल सेल में आप उसके दो मोबाइल नंबर मत डालो। एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज आप एक ही सेल में मत डालो। आपको क्या करना है, ऐसे करना है, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और उसके दो फोन नंबर है तो उसको दो फोन नंबर को दो अलग सेल में डालो। ये आपका टेबल का एक सेल हो गया और ये आपका टेबल का दूसरा सेल हो गया। दिस इज सेल वन, दिस इज सेल टू। तो पहले जहां पे एक ही सेल में मेरे पास दो मोबाइल नंबर थे, उसको मैंने एक सेल में एक ही वैल्यू रखा। याद रखो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि एक सेल में एक ही वैल्यू होना चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यूज एक सेल में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप अगर इसका डेफिनेशन देखोगे, यही दिया है देखो, इफ अ टेबल हैज नो रिपीटेड ग्रुप्स इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नो रिपीटेड ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर है, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर रिपीट हो रहा था ना, मतलब एक मोबाइल नंबर दूसरा मोबाइल नंबर, तो ये रिपीटेशन था, ये रिपीटेशन को आपने यहाँ पे हटा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये रिपीटेशन हटाने के बाद में मुझे दो बार एम्प्लॉय आईडी, दो बार वो सेम नाम लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ से तो मैंने रिपीटेशन हटाया, लेकिन ये रिपीटेशन हटाने के बाद में हर सेल में एक सिंगल वैल्यू करने के बाद में मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेशन बढ़ गया। अब वो डुप्लीकेशन को कम करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाएंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या समझ में आया सबको? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक सेल में एक ही वैल्यू रहना चाहिए, सबसे सिंपल। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वन सेल विल कंटेन ओनली वन वैल्यू। दैट मींस अगर एक सेल में एक ही वैल्यू है मतलब आपका डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे है। ये समझेगा तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझेगा। एवरीवन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, रिप्लाई क्विक क्विक क्विक। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, वन सेल विल कंटेन ओनली वन वैल्यू। सेल मतलब यस टेबल सर। का एक बॉक्स में एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो उसको आप दो अलग अलग रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दो। चलो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोल रहा है पता है? आपका डेटाबेस को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझो, इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन, रिलेशन मतलब आपका टेबल, आपका टेबल, द रिलेशन प्रेजेंट शुड बी, आपका टेबल या रिलेशन जो है इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक जा सकता है। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या किया, जहां पे मेरे पास एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू थे वहां पे मैंने एक सेल में एक एक वैल्यू डाल दिया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गया। अभी मेरा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो अब मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जा सकता हूँ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोल रहा है कि आप टेबल में जो एट्रीब्यूट्स है, सर्टन एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंड करते हैं प्राइमरी एट्रीब्यूट पे, सर्टन एट्रीब्यूट पार्शियली डिपेंड करते हैं आपके प्राइमरी की पे। तो फुल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट एंड पार्शियली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को आपको यहाँ पे वो रिलेशनशिप डिपेंडेंसी फाइंड करना है और उसको हटाना है। क्या मतलब हो गया इसका? मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, प्रोजेक्ट नेम है।
बराबर है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो स्टूडेंट आईडी, सॉरी स्टूडेंट नेम है, दिस स्टूडेंट नेम इज फुल्ली डिपेंड ऑन स्टूडेंट आईडी। बिकॉज एक स्टूडेंट के सेम नाम भी हो सकते हैं, दो स्टूडेंट के सेम नाम भी हो सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसका रोल नंबर या सीट नंबर या जो भी यूनिक आईडी है वो यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स just with the help of a student ID, I cannot identify each and every student uniquely, and hence we required student ID. So student name is fully depend on student ID. Clear है? Then this student works on which project? तो उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट नेम की जरूरत नहीं है। उसके लिए आई कैन से कि स्टूडेंट आईडी में ये जो टेबल बनेगा इसके अंदर आई कैन से दिस स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्ट आईडी। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट आईडी रिफर करूंगा तो मुझे प्रोजेक्ट नेम डालने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी अ रिपीटेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट आईडी के थ्रू आई कैन आइडेंटिफाई ना कि दिस प्रोजेक्ट आईडी इज यूज फॉर विच प्रोजेक्ट। बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने क्या किया, ये एक टेबल को हम लोग दो टेबल में डिवाइड करेंगे। ये आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म रहता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो आपस में जो आपके कॉलम प्राइमरी की है वो प्राइमरी की के ऊपर दूसरे कॉलम जो फुल्ली डिपेंड करेंगे वो एक टेबल में रखो, और जो कॉलम पार्शियल डिपेंड करेंगे उसको सेकेंड कॉलम में डाल दो। सो स्टूडेंट आईडी पे स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट आईडी आर फुल्ली डिपेंडेंट, लेकिन प्रोजेक्ट नेम जो है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, दिस इज पार्शियली डिपेंड ऑन स्टूडेंट आईडी। बिकॉज प्रोजेक्ट आईडी के थ्रू आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कौन सा प्रोजेक्ट है, एंड हेंस ये एक टेबल को हम लोगों ने दो टेबल में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। तो एक मेरा टेबल है जिसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टूडेंट आईडी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, एंड सेकेंड टेबल है जिसमें प्रोजेक्ट नेम इज फुल्ली डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट आईडी, लेकिन प्रोजेक्ट नेम इज पार्शियली डिपेंड ऑन स्टूडेंट आईडी। बिकॉज प्रोजेक्ट आईडी के थ्रू आई कैन इजीली आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आई नीड दिस प्रोजेक्ट आईडी ओनली, एंड हेंस प्रोजेक्ट नेम इज फुल्ली डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट आईडी, बट प्रोजेक्ट नेम इज पार्शियली डिपेंड ऑन स्टूडेंट आईडी। तो प्रोजेक्ट नेम पार्शियली डिपेंड कर रहा था स्टूडेंट आईडी के लिए के ऊपर, इसके लिए हम लोगों ने उसको दूसरे टेबल में डाल दिया। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोल रहा है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आपका बोलता है कि आप टेबल्स में जो कॉलम्स है और ये जो कॉलम्स है इसको आप एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स के बीच में डिपेंडेंसी फाइंड करो। फुल्ली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स या कॉलम को एक टेबल में रखो, पार्शियली डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को दूसरे टेबल में डाल दो। तो ये डिपेंडेंसी जब आप चेक करोगे तो उसके बेस के ऊपर एक टेबल में से मेरे दो टेबल भी बन सकते हैं, तीन टेबल भी बन सकते हैं, चार टेबल भी बन सकता है। तो स्टार्ट में हम लोगों ने ये जो डायग्राम दिखा था ना, ये यही बता रहा था। मेरा ये मेन टेबल था। ये मेन टेबल में डिपेंडेंसी चेक करने के बाद में मैंने एक से ज्यादा टेबल में ये सेम टेबल को डिवाइड कर दिया। सिंपल। तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोल रहा है, इफ अ टेबल इज इन और रिलेशन, है ना, टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। सो इफ अ टेबल और रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की मतलब जो कॉलम आपके प्राइमरी या फॉरेन की नहीं है ना, वो नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम नेम्स, है ना, जो फुल्ली डिपेंड करेंगे वो प्राइमरी की पे जो फुल्ली डिपेंड कर रहे हैं वो एक साथ रहेंगे, जो पार्शियली डिपेंड करेंगे उसको दूसरे टेबल में डाल दो। सिंपल है। तो ये आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हो गया, और ऊपर ये यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन वन मतलब टेबल वन, और वो टेबल वन के अंदर मेरे पास ए बी डी तीन कॉलम्स है, वेर ए एंड बी इज प्राइमरी की, है ना, एंड डी इज डिटरमाइन और डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, एंड हेंस हम लोगों ने उसको साथ में रखा, है ना। एंड सेम वे ये वे में हम लोग डिपेंडेंसी चेक करते हैं। अगर आप ये नहीं लिख सकते दैट्स फाइन, थियरी लिखो, एग्जाम्पल डालो और ये वे में एग्जाम्पल लिख दो। तो याद रखो स्टूडेंट नेम इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। सो स्टूडेंट आईडी और एरो जाएगा स्टूडेंट नेम के साइड पे, है ना, जो डिपेंडेंट कॉलम है वो कॉलम के साइड एरो जाएगा, और आप बताओगे कि स्टूडेंट नेम इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। क्लियर है? ये याद रखना है। अगर ऊपर वाला नहीं समझे नहीं लिख पाओगे, नो प्रॉब्लम, ये वाला लिखना है आपको। सो प्रोजेक्ट नेम इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टूडेंट नेम इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी। तो आपको टेबल में से सेग्रीगेट क्या करना है, नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट इसमें कौन से है, ये आईडी वाले, तो ये तो प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, बराबर है।
और आपका स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम जो है ये आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स है। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स पे आपको डिपेंडेंसी चेक करना है कि स्टूडेंट नेम ये कोई भी, ये ना तो प्राइमरी की है ना फॉरेन की है, तो ये अभी कौन सी कॉलम पे फुल्ली डिपेंड कर रहा है ना। एंड प्रोजेक्ट नेम अगेन ये नॉन की एट्रीब्यूट है, तो ये किस पे फुल्ली डिपेंड कर रहा है, ये जाके आपको देखना है। ओके, सो ये आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज आपको दिया हुआ है। देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोल रहा है, जब तक आपका टेबल या रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तक नहीं पहुंचा है तब तक आप उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नहीं लेके जा सकते। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने के लिए अपने टेबल पे या डेटाबेस पे आपका डेटाबेस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तक होना चाहिए। सिंपल है, ये सबसे कॉमन वाला पॉइंट है। आपको अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करना है तो आपका डेटाबेस बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक होना चाहिए, तभी वो आगे वाला नॉर्मल फॉर्म पे जा सकता है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इट्स अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब क्या रहता है ये समझते हैं। तो स्टूडेंट एंड टीचर एंड स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट, द फंक्शनल डिपेंडेंसी आर गिवन एज स्टूडेंट एंड टीचर कंबाइन, सब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन विच स्टूडेंट एंड कौन सा टीचर पढ़ा रहे, है ना। एंड सेम वे टीचर जो है, टीचर या प्रोफेसर जो है दे आर स्पेशलाइज फॉर सम सब्जेक्ट, एंड वो सब्जेक्ट में कौन से टीचर है ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग टेबल में डिपेंडेंसी फाइंड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट की बनाएंगे। कैंडिडेट की का मतलब क्या रहता है, प्राइमरी की का मतलब क्या रहता है, कोई एक कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं। लेकिन कोई एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी दो प्राइमरी कीज की जरूरत पड़ती है। मतलब आपका अगर यूनिवर्सिटी का हॉल टिकट आता है तो उसमें स्टूडेंट रोल नंबर के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि ये वाले रोल नंबर वाले स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने ये सीट नंबर असाइन किया। दैट मीन्स कॉलेज में कौन से स्टूडेंट को कौन सा हॉल टिकट जाएगा, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो स्टूडेंट का सीट नंबर देखेंगे और वो सीट नंबर को हम लोग कंबाइन करेंगे विथ रोल नंबर। तो कॉलेज में टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी स्टूडेंट वी रिक्वायर्ड टू प्राइमरी कीज, एक सीट नंबर और एक रोल नंबर। तो जब आप दो ऐसे यूनिक यूनिक एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करते हैं, दैट इज रोल नंबर एंड सीट नंबर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टूडेंट, तो उसको आप बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, वी हैव स्टूडेंट एंड टीचर, ये दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से टीचर कौन से स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वे में यहाँ पे ये डिपेंडेंसी निकाला। मतलब क्या किया, पहले क्या था कि स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड टीचर ये थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिपेंडेंसी आ रहा था। कैसे डिपेंडेंसी आ रहा था, सपोज ये ओलिविया टीचर है, ये ओलिविया टीचर टीचिस फिजिक्स, लेकिन वो फिजिक्स वो जॉन को भी पढ़ा रहे हैं, रॉबिन को भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे फिजिक्स फिजिक्स दो बार आया, टीचर का नाम दो बार आया, मतलब रिडंडेंसी आ रहा है। तो ये रिडंडेंसी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये जो रिडंडेंसी इसको कम करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे देखा कि ओके, जो सब्जेक्ट टीचर है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बन सकता है ना। ये आपका कंपोजिट की बन सकता है। तो हम लोगों ने बोला कि ओके वी हैव दिस टीचर, एंड ये टीचर कौन से स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो, एंड ये टीचर अभी कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे, ओलिविया टीचर टीचिस फिजिक्स, तो फिजिक्स एक ही बार आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे पहले जो आपका फिजिक्स फिजिक्स दो बार आ रहा था वो रिडंडेंसी कम हो गया। एंड उसके बाद में इंग्लिश के लिए आपके पास दो टीचर है, तो इसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट दो बार आया, लेकिन उसके आगे अगर आप देखेंगे ये एमा एंड सोफिया है, दो अलग इंग्लिश टीचर है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एमा टीचर्स क्लारा एंड सोफिया टीचर्स कैली। तो इसके थ्रू आपने क्या किया, अगेन यहाँ पे आपने अगेन वेरीफाई किया कि आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड किया कि ओके, सब्जेक्ट जो है ये दोनों स्टूडेंट और टीचर में कॉमन है, और टीचर जो है ये सब्जेक्ट और स्टूडेंट में कॉमन है। तो आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक किया कि ओके, वन टीचर, वी हैव अ टीचर हु टीचेस अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक स्टूडेंट, है ना, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। एंड सेम वे सब्जेक्ट जो है,
सब्जेक्ट बेसिकली वो एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट लिया और उसके लिए एक टीचर है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। तो अगेन फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले जो कॉलम्स है या टेबल्स है, इसको वापस आप सब डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया। इसके बाद में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये मेरे पास स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, स्टूडेंट फोन नंबर है। अब जब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट ने लिया हुआ है, इसके लिए मुझे स्टूडेंट को अलग से वापस यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट माइट पॉसिबल ना कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट चेंज करे या एक से ज्यादा सब्जेक्ट ले। तो वो टाइम पे क्या करेंगे, इन अबोव सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट फोन नंबर आर टू डिपेंडेंट एंटिटीज शोइंग नो रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड फोन नंबर्स, है ना। तो ये स्टूडेंट फोन नंबर एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट ये दोनों आपस में कहीं पे लिंक ही नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे क्या चाहिए, ओके ये स्टूडेंट है उसने ये सब्जेक्ट लिया, ये स्टूडेंट है इसने ये सब्जेक्ट लिया, आगे अगर कांटेक्ट करना है कि ये सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट जो है वो आ नहीं रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल आपने एक टेबल में जो दो अलग अलग कॉलम्स डाले हुए हैं वो आपस में कहीं पे लिंक नहीं कर रहे, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड फोन नंबर। सो टू कन्वर्ट इट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जहां पे आप अगेन, जहां पे दो कॉलम्स में अगर कोई रिलेशन नहीं है और ऐसे दो कॉलम अगर एक ही टेबल में है, तो आप क्या करोगे, वो दो कॉलम को अलग कर दोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट के साथ में फोन नंबर रखा और स्टूडेंट के साथ में सब्जेक्ट रखा। इसका मतलब आपने वो टेबल को डिकम्पोज कर दिया। तो आप ऐसे अलग अलग नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स अप्लाई करते हैं। आपको ये वे में एग्जाम्पल के साथ में एग्जाम में लिखना है, ये टेबल वाले एग्जाम्पल याद रखो, यही आपको एक्सप्लेन करना है। आप टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा नहीं डालोगे, दैट्स फाइन। मैंने जो आपको डेफिनेशन बोला उतना टेक्निकल लिख दो, बस हो गया। सो दैट इज नॉर्मलाइजेशन। उसका यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका यहाँ पे ये आपको टेबल दिया हुआ है, डिफरेंस वाला, कंपैरिजन वाला। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वाला ये कंपैरिजन है। और वो कंपैरिजन के आगे हर एक नॉर्मल फॉर्म को आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, तो वो नीचे एग्जाम्पल आ गया। तो ये जो साइड पे मैंने दिया है उसको आप कट शॉर्ट करो, ये पूरा आप लिख नहीं पाओगे, यहाँ पे आपको ये उसका एक डेफिनेशन देन एग्जाम्पल देन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म काफी बड़ा दिया है, तो यहाँ पे उसका एक पॉइंट आप सिंपल वे में याद रखो, जितना आप याद रख सकते हैं, एंड देन उसका एग्जाम्पल पे जाओ। अगर ये टेक्निकल इतना याद नहीं रहता है, दैट्स फाइन, यू कैन डायरेक्टली पुट दिस एग्जाम्पल, ये वाला लिखो और ये टेबल वाला एग्जाम्पल बनाओ। तो आराम से आपका 2-3 पेज का ये नॉर्मलाइजेशन का आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ये देखो, ये अगर आपको नहीं प्रॉपर पढ़ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको और चेंज कर दो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपका नॉर्मलाइजेशन है। किसी को भी डाउट? Am I clear till this point, girls? Reply quick. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये समझ लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन वाला आपका सबसे बड़ा टॉपिक था। ये होने के बाद में मैपिंग कार्डिनलिटीज, कार्डिनलिटी मतलब रिलेशन बताना है, ये तो सबसे सिंपल वाला है क्वेश्चन, मतलब सबसे सिंपल कोई क्वेश्चन रहेगा तो यही है। मैपिंग कार्डिनलिटी मतलब आपको यहाँ पे सिंपल वे में बताना है कि वन टू वन, वन टू मेनी कौन से रिलेशन है डेटाबेस में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय, ब्लॉग्स, डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्डिनलिटी, so cardinality is important in database as it take cares link between a different entities, जैसे स्टूडेंट एंटिटी, प्रोफेसर एंटिटी, है ना, ये सारे एंटिटीज रहते हैं जिनके आप यूनिक यूनिक डिटेल ऐड करते हैं टेबल में। तो जैसे यहाँ पे देखो मैपिंग कार्डिनलिटी मतलब देर देर माइट बी सेट ए और टेबल ए एंड टेबल बी और उनके बीच में मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। तो वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ये टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। वन टू वन मतलब वन स्टूडेंट कैन टेक वन सब्जेक्ट, दैट इज वन टू वन। जैसे यहाँ पे one team can be led by one team leader, this is one to one relation. One to many relation, one team has many team members, that is one to many relation. Many to one, many to one में क्या रहेगा, many employee work in one code ninja or we can say one company. So many employee works in one company, that is many to one relation. नेक्स्ट मैनी टू मैनी है, तो ये तो सबसे सिंपल वाला है, हो गया, इसका थियरी ऊपर दिया हुआ है।
देन नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन इन EER मॉडल। कितने टॉपिक बचे हैं? ये अपने बचे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन डेडलॉक वाला, सेकेंड, थर्ड, देन एंटिटी और ये टर्म्स क्या रहता है वो, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ये लास्ट वाला सिक्स। 6 क्वेश्चन है। ओके, तो ये वाले पे आते हैं हम लोग, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन। और यू वांट 10 मिनट्स का ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू अगेन? यस, यू वांट ब्रेक? फिर एकदम ओवरबर्डन हो जाएगा। जाओ थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ। ओके, तो 10-15 मिनट्स थोड़ा और मैं भी लंच कर लेता हूँ, फिर वापस हम लोग कनेक्ट करते हैं। अभी थोड़े टाइम में कनेक्ट करेंगे। सो जैसे ही मेरा लंच हो जाएगा मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, आप लोग वापस ये सेम लिंक पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो देन बाय।